हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में आपको बताएंगे कि किस तरीके से 500 से जायद सहाफ़ियों को एक हुकूमत ने बाकायदा मुबैना रिश्वत दी है या ईदी दी है, हमें पता नहीं, वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे आपको बताएंगे ईरान के साबिक सदर अहमदी नयाद के बारे में। क्या वो खुफिया तौर पर अमेरिका और इसराइल से राब्ते में थे? क्या मौजूदा रजीम को हटाकर उनको इंस्टॉल किया जाना था? दिलचस्प मालूमात हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मोहसन नकवी के मिशन के बारे में। तकरीबन 28 से 30 घंटों के बाद मोहसन नकवी तेहरान से वापसी के बाद एक बार फिर तेहरान चले गए हैं। क्या कहानी है, क्या नई डेवलपमेंट है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की, और उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? इन तमाम मौज़ूआत पर आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर, आप ठीक हैं? सेहत कैसी है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नई ताज़ी? नई ताज़ियाँ तो शाह जी आजकल बड़ी ईदियाँ बांटी जा रही हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ यार। नहीं यार, वैसे मैं अब आपको बताऊँ, मैं तो बड़ा ही अवॉइड करता हूँ कि किसी से तोहफा लेने के ऊपर भी लेना भी और नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और कोई बाज़ अनजाने लोग आते हैं, किसी ने कुछ, मैं तो डरता रहता हूँ कि यार ये क्या है। और मैं ऐसे ताल्लुक़ गुरेज करता हूँ ऐसे ताल्लुकात से जो हमारे प्रोफेशनल ताल्लुक हों। और वैसे कोई किसी के साथ यारी दोस्ती हो, हम तोहफा देते भी हैं, लेते भी हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई हमें दे तो हम दे। किसी के साथ ताल्लुकात जी, वो और बात है। जी हाँ, ये समाजी एक है ना। लेकिन सहाफ़ियों को ईदी देना, और वो भी सरकार की तरफ से। पहले तो ये बताएं कितने सहाफ़ी हैं, कौन से सहाफ़ी हैं, और ईदी दी किसने? शाह जी, ये बड़ी एक दिलचस्प खबर आई, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जी पेशावर जो प्रेस क्लब है उनके तमाम मेंबरान को पीटीआई की जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से 1-1 लाख रुपए ईदी दी गई है। तमाम अरकान पेशावर के। अच्छा, अब इस पे ना बतौर एक सहाफ़ी के सुनी बातों के वो करने की मेरी कोशिश होती है, वेरीफाई एटलीस्ट। नहीं, हम सब की यही कोशिश होती है। बिल्कुल। तो उस पर मैंने ना कुछ प्रेस क्लब के मेंबर से बात की और उनसे पूछा कि क्या वाकई ये दुरुस्त है, ये इस तरह का हुआ है? क्योंकि ये बड़ा एक अजीब सी वो है, सहाफ़ियों की तरफ से हरकत है। अगर कोई वो हुकूमत से ये ईदी इस तरह ले लेते हैं, तो मुझे उन सहाफ़ियों ने ना वो पेशावर प्रेस क्लब की जो है ना वो बड़ी जो प्रेस रिलीज़ है वो भेज दी उन्होंने। प्रेस क्लब की प्रेस रिलीज़ भेज दी। उसमें वो जो है ना, मैं थोड़ा सा अगर उसके स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, आप पढ़ देना ये क्या है। चंद एक ना उसके जुमलों से मुझे हैरानगी हुई कि ये तो अजीब ही उल्टा मामला है। उस पर वो कह रहे हैं पेशावर प्रेस क्लब ने हर मुअज़्ज़ज़ मेंबर को 1-1 लाख रुपए का ईद उल अज़हा कैश रिलीफ पैकेज देने का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता साल इस पैकेज की मालियत 60 हज़ार रुपये थी। इस मरतबा जो है वो गवर्निंग बॉडी का इजलास सदर एम रियाज की ज़ेर सदारत जुम्मा के रोज़ पेशावर प्रेस क्लब में हुआ और ये फिर फैसला किया गया कि 1-1 लाख रुपए जो है ना ये सहाफ़ियों को ईदी दी जाएगी। अच्छा, इसमें जो मेंबर, अच्छा, कोई तखसीस नहीं है? नहीं कि कोई जो मेंबर है, जो वोटिंग मेंबर्स होते हैं ना, जो सहाफ़ी हैं, जो वर्किंग, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको 1-1 लाख रुपए है। और जो बाकी जो प्रेस क्लब के स्टाफ होता है, सिक्योरिटी के हों, वो सारे, उनको भी ईदी दी गई है। 30,000 रुपये जो है वो मुलाजमीन जो प्रेस क्लब के हैं उनको 30-30 हज़ार रुपये, और 20-20 हज़ार रुपये जो पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी में मामूर वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं पेशावर प्रेस क्लब के, उनको 20-20 हज़ार रुपये दी गई है। अब ये जो ईदी दी गई है, ये बताया कि ये ईदी कहाँ से आई है, पैसे कहाँ, ये बताया उन्होंने? देखें, ये मैं आगे फिर बताता हूँ। मैं उन मेंबर से जो बात हुई ना वो आगे क्या बताते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेशावर प्रेस क्लब के इस टाइम जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो 540 हैं। इस हिसाब से अगर 1-1 लाख रुपए करें तो ये 5 करोड़ 40 लाख रुपए ये बनता है। तो बाकी जो स्टाफ मेंबर्स और जो उसके वो मिला के तकरीबन जो है ये 5.5 करोड़ रुपए की सुहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों को ईदी दी है, जिसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में रिश्वत कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, यानी चीफ मिनिस्टर ने सहाफ़ियों को, सूबे के सहाफ़ियों को 5.5 करोड़ रुपए की ईदी दी है। और सिर्फ यही नहीं है, जो मेरे लिए हैरान कुन बात है ना, वो इससे ज़्यादा जो वो है कि ये अगर एक मरतबा और पहली मरतबा ऐसा हो रहा होता ना तो कोई नहीं, चलो
हो गया एक कोई आजकल जो महंगाई है वो सहाफ़ियों की मदद कर रहे होंगे, सहाफ़ियों के वो करना नहीं चाहिए, लेकिन ये पिछले 2017-18 से ये जो सिलसिला है ये जब से वो पावर में आए हैं, पीटीआई की हुकूमत 2013 में आ गई थी ना, 14 में हुकूमत में आई तो 13 में आई थी। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है परवेज़ खट्टक के आखिरी सालों में ये सिलसिला शुरू हुआ और सुहेल अफरीदी के होने तक इस साल तक जो है पेशावर के जो सहाफ़ी हैं प्रेस क्लब के, उनको ये ईदियाँ दी जाती हैं। अच्छा, पहले सिर्फ पेशावर में ही है या बाकी? पेशावर प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हैं नहीं, मैंने कहा सिर्फ पेशावर के प्रेस क्लब के मेंबर्स के हैं, सिर्फ पेशावर प्रेस क्लब का, क्योंकि अभी तक तो यही आ रहा है। बाकी शायद वो हो सकता है रीजनल लेवल पे भी वो देते हों, क्योंकि ये मामला ये पेशावर जो है वो उसमें एक नेशनल उसमें आ जाता है, तो इस वजह से। अच्छा, ये जो है ना, ये पिछले 7-8 साल से पीटीआई की तरफ से जो है ये ईदी, जिसको मैं रिश्वत समझता हूँ कि ये दी जा रही है, और छोटी ईद पे अलहदा ईद दी जाती है, बड़ी ईद पे अलहदा ईद दी जाती है। छोटी ईद पे छोटी ईद दी जाती है, वो 30-1 रुपये होती है, 30-40 हज़ार होती है, और बड़ी ईद पे जैसे ये प्रेस क्लब के प्रेस रिलीज़ में भी है कि पहले 60,000 थी, इस दफ़ा बढ़ा के महंगाई हो गई है तो वो 1 लाख रुपए हो गई है। ये मैं समझता हूँ कि देखिए, हम सहाफ़ी हैं, हम दूसरों की जो है ये गलत कामों को हाईलाइट करते हैं, अपना फ़र्ज़ समझते हैं, हम हुकूमतों को जो है वो जवाबदेह बनाते हैं, लेकिन अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी सहाफ़ती बरादरी, अगर हम उसको भी इस तरह जो है वो जवाबदेह नहीं बनाएंगे तो ये मेरा ख्याल है हमारी जो सहाफ़त हम अपने पेशे के साथ वो नहीं कर रहे इसका। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमतों का तो काम होता है कि वो इस तरह के जो सहाफ़ी हों या जो सहाफ़ती बिरादरी होती है उसको खामोश कराने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकती है। उसमें वन ऑफ दी ये जो टैक्टिक है वो इसी तरह की ईदी के नाम पे किसी गिफ्ट के नाम के ऊपर दे दिया जाता है। ये असल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सहाफ़ियों की है कि क्या हमारा ये ज़मीर गवारा करता है, हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना बड़े फिर जस्टिफिकेशन के लिए लोग आ जाते हैं कि सहाफ़ियों को पता नहीं कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिलती, वो कैसे गुजारा करते हैं। उसके बावजूद भी अगर गुजारा होता है, उनका नहीं होता, तो वो अपनी चॉइस से ना वो इस पेशे में आए। उनको नहीं मिलती, उनको छोड़ देना चाहिए, पेशा छोड़ देना चाहिए, किसी और में चले जाना चाहिए। लेकिन ये इस तरह हुकूमत से इस तरह की मराहत लेना, ये किसी तौर के ऊपर भी आप जिस भी उस पर चले जाएं, ये जस्टिफाइड नहीं है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हमें, मेरा ख्याल है कि बतौर सहाफ़ी के, अगर हम सियासतदानों को, हम ब्यूरोक्रेट्स को, हम जर्नलों को, हम जजों को वो करते हैं, एहतसाब के हवाले से करते हैं, तो ये सहाफ़ियों को भी वो इस तरह का वो करना चाहिए। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो इनकी तरफ से वो किया गया है। फ़खर, मैं ना इस बात में एक अर्ज़ करूँगा, मुझे तो सच्ची बात है ये जानकर दुख हुआ है कि ये पैसे तमाम मेंबर्स ने ले लिए और किसी ने लिए हैं या नहीं, अनाउंस हो गया। अनाउंस हो गया। पहली बात तो यह कि ये पब्लिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, शफाफियत इसको कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने कोई पैकेज दिया है तो ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि जिसकी सैलरी इस हद तक है वो, और पर्टिकुलरली ये जो टेक्निकल स्टाफ है जो हमारा, जिनकी सैलरियाँ रह जाती हैं, या वो इदारे जिनमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, वो डिज़र्व करते हैं ना, और जो मतमवल है उनको तो ये लेना ही नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ना भी लिया हो, लेकिन ये तो मतलब एक एज ए होल उन्होंने वो पैकेज दिया है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट ने भी ज्यादती किया है। और मेरे ख्याल में प्रेस क्लब के सदर हैं, हमारे साफ़ी हैं, उन्होंने भी ज्यादती की है। रियाज साहब को मैं तो ये कहूँगा कि ये मौक़िफ़ उनका ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर बताएं कि क्यों ले लिए हैं आपने पैसे। तो ये तो हमारी एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी बड़ी मेरे ख्याल में कोई अच्छा नाम नहीं है कि हम हर साल हमारे पेशावर के भाइयों को आप पैसे दे रहे हैं। पता नहीं उनको पता है या नहीं, यानी कि जो जर्नलिस्ट जो ले रहे हैं उनके मुताबिक तो फ़ैसला गवर्निंग बॉडी प्रेस क्लब ने किया है, उन्हें तो नहीं पता कि पैसे किधर से आ रहे हैं। ये तो पैसे प्रेस क्लब की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि जी गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है और हम दे रहे हैं आपको। तो खैर, इस पर मैं चाहूँगा कि जो प्रेस क्लब के सदर हैं वो जवाब दें और ज़रूर उनका मौक़िफ़ आना चाहिए। फ़खर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बताया। मैं आपकी तवज्जो और हम दोनों इसके ऊपर वो करेंगे ऐड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे बात का आगाज़ करें। आपको पता है ना कि अहमदी नजाद, जब हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईरान और अमेरिका इसराइल का, तो उसमें अहमदी नजाद ज़ख्मी हुए थे। इब्तदाई ख़बरें ये आई थी कि वो शहीद हो गए हैं, वफ़ात पा गए हैं। फिर पता लगा कि वो ज़ख्मी हुए हैं और ये भी इतला आई थी कि वो गिरफ़्तार हैं। किसकी वजह से गिरफ़्तार हैं? जो ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने उन्हें गिरफ़्तार किया हुआ। अब पता ये चला है कि अहमदी नजाद जो ईरान में
रिजीम चेंज होना था, उस रिजीम चेंज में अहमदी निजाद ने नया सरबरा बनना था। तो कुछ डिटेल्स आपके पास हैं वो बताएं और फिर हम बताएंगे ये मालूमात कैसे आई। बिल्कुल शाह जी, ये जो मालूमात और ये इस हवाले से जो इंकशाफ किया गया ना, वो तो जो अमरीकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी तरफ से ये एक तफसीली ख़बर आई है। अब ये जो उसमें बताया गया है कि दरअसल जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, उस अटैक के दौरान आपको याद है सदर ट्रंप ने एक बयान दिया था और वो बयान बड़ा इम्पॉर्टेंट था। सदर ट्रंप ने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि विद इन ईरान का जो सिस्टम है उसमें से कोई ऐसा शख्स है जिसका इस पूरे निज़ाम के ऊपर कंट्रोल वो कर सके और वो इस रिजीम चेंज करके इस पे हुक्मरान बन सके। तो हम ये चाहते हैं ईरान के अंदर से ही कोई ऐसी क़ुव्वत है, कोई ऐसी जो शख्सियत है वो सामने आ जाए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है कि दरअसल महमूद अहमदी नजाद जो साबिक सदर थे ईरानी, असल में तो उनका जो जब वो बतौर सदर थे वो मशहूर किस वजह से थे, वो एंटी इसराइल और वो इस तरह के बड़ा सख्त गिर समझे जाते थे वो इस हवाले से। लेकिन अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उस दौरान अमरीकियों के साथ अहमदी नजाद मुसलसल राब्ते में था और मुकम्मल तौर पे मंसूबा बना लिया गया था कि जो रिजीम चेंज करके महमूद अहमदी नजाद को जो है नया सदर जो ईरान का या जो नया जो हुक्मरान है रिजीम चेंज करके इनको, एक इसकी वजह ये है कि इनका जो ईरान के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी इस वजह से हो जाएगी कि ये एंटी इसराइल जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं, बड़ा सख्त गिर समझे जाते हैं। तो अगर ये आ जाते हैं ईरान के अंदर से भी जो है वो लोगों को काबिल कबूल होंगे, ख़ास तौर पे वो जो सख्त गिर ईरान का जो एक रिलीजियस तबका है जो उनके लिए भी ये काबिल कबूल होंगे। और दूसरा ये कि वो एक तासुर के ये अमेरिका की वजह से तब्दील हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब ये जो चीज़ें थी ये तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी थी जो महमूद अहमदी नजाद और अमेरिका के दरमियान। उस दौरान हुआ क्या कि ये कहा जा रहा है कि इनको कोई हाउस अरेस्ट या इनको जो है वो नज़रबंद रखा गया था ईरानी रजीम की तरफ से। तो उस पे हुआ क्या कि इसराइल की जो एड फोर्स थी उसने जिस कंपाउंड में इनको रखा गया था उस पे अटैक करके, जो बुनियादी मकसद उसका ये था कि जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको मारना था, उनको टारगेट करना था ताकि ये इसको नज़रबंदी से बचा के वो ले जा सके और इनकी हुकूमत कायम कराई जा सके। वो जो अटैक किया गया उस दौरान उनसे कोई मिसकैलकुलेशन हुई या जो गलत वो निशाना लगा, वो जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी बजाय ये महमूद अहमदी नजाद भी ख़ुद इस हमले का शिकार हो गया और उसमें वो ज़ख्मी हो गया और इस तरह से ये जो अमेरिका का पूरा प्लान था वो चौपट हो गया। लेकिन ये एक हैरानकुन बात है कि अमेरिका जो है वो किस तरह से ईरान के अंदर विद इन द सिस्टम जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके उन्होंने कैसे लोगों को, और ऐसा जो जिनका इम्प्रेशन और जो जिनका एक इमेज है वो ऐसा बना हुआ था कि वो तो मगरब और मुखालिफ और इसराइल मुखालिफ हैं, लेकिन असल में वो उनके साथ मिलके ये काम कर रहे थे सारी। अच्छा फ़खर, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2013 में इनका टेन्योर ख़त्म होता है और ये इनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी प्रेजेंस थी अहमदी निजाद की। लोग मिसालें दिया करते थे कि बड़ा सादा सा वो आदमी है। और मैं अक्सर जो अहमदी निजाद का जो है ना कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं है, आम आदमी है, ठीक है, मलंग टाइप सदर है। और मैं इनका जो मीडिया के ऊपर जो कैंपेन थी वो इमरान खान की कैंपेन से बड़ी मिलती जुलती थी कि ये देखें जी सादा अपने कपड़ों की परवाह नहीं की, जूते देखें जी गंदे जूते या टूटे हुए जूते पहन के आ गया है, इस तरह की कैंपेन इनके बारे में चलती थी। 2013 में इनका टेन्योर ख़त्म हो गया और फिर 2017 में इलेक्शन हुए दोबारा प्रेसिडेंट के। लेकिन ईरान के अंदर एक है गार्डियन काउंसिल, ठीक है, वो फैसला करती है कि किसने इलेक्शन लड़ना है और किसने नहीं लड़ना। गार्डियन काउंसिल ने 2017 में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर 2021 में इलेक्शन हुआ दोबारा ईरानी सदर का, गार्डियन काउंसिल ने फिर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर आपको याद होगा कि 2024 में ईरान के जो सदर थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में वफात पा गए। तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ कि दोबारा नया ईरानी जो सदर इलेक्ट हो, जिसमें मसूद पेज़ेश्कियान इलेक्ट हुए हैं। तो दोबारा इन्होंने अहमदी निजाद ने रजिस्टर कराया और जो ईरान की जो गार्डियन काउंसिल है उन्होंने दोबारा इनको डिस्क्वालीफाई किया। इसका मतलब क्या है? 4 दफ़ा ये रिजेक्ट हुए, यानी कि 3 दफ़ा हो गया ना।
2017 में, 2021 में और 2024 में, यही बन जाता है ना, 2017, 21 और 24, तो 3 दफ़ा ये डिस्क्वालीफाई हुए। आपको मैं वैसे एक बात बता दूं, ईरानी इंटेलिजेंस के बारे में कभी बात नहीं होगी, करेंगे हम इसके ऊपर। ईरानी जो इंटेलिजेंस है ना, हम ये मुकाबला कर रही है इसराइल और CIA और मुसाद का, CIA और मुसाद के साथ साथ पूरी यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का, पूरे यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो ज़ाहिर एक्टिव हैं। ईरान हॉस्टाइल मुल्क सबर होता है ना उनके नज़र में, तो जितने भी ये ममालिक हैं, ना सिर्फ यूरोपीय बल्कि गल्फ़ ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी, उनका फुटप्रिंट भी यहाँ पर मिलता है ईरान में। तो ईरानी जो इंटेलिजेंस है इन तमाम का मुकाबला कर रही है। तो ईरानी इंटेलिजेंस की इसका मतलब है मालूमात ठीक थी, यही मालूमात गार्डियन काउंसिल को मिलती रही है। तो इसका मतलब अगर ये बात दुरुस्त है, अगेन हमें नहीं पता, अगर ये बात दुरुस्त है क्योंकि ये अमरीकी ज़राए से आ रही है, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन इसमें ये बात भी है कि इसका मतलब है ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो अलाइव है और उसके पास भी विस्पर चैटर जो है वो मिल रहा है। वो है शाह जी, लेकिन उसके बावजूद भी देखें बड़े बड़े जो सिक्योरिटी फेलियर्स हुए हैं ईरान की इंटेलिजेंस के हवाले से, चाहे आप वो जून 2025 वाली जंग देखें, उसमें टॉप की इनकी जो IRGC की कमांड थी, लीडरशिप थी, उनको चुन के उनके मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक, आप एक पूरी बिल्डिंग में से एक अपार्टमेंट को निशाना बना के, तो इसका मतलब है कि कितना डीपली जो है वो रूटेड है ये मुसाद हो, CIA हो या इनके जो इंटेलिजेंस है। फिर उसके साथ साथ आप इसी जंग में भी देखें तो टॉप की लीडरशिप, इवन जो आयतुल्लाह अली खामेनेई का जो वाक़या हुआ, ये सारा कुछ, तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के ऊपर इस टाइम जो है वो फोकस पूरी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का है और वो अकेले इसका कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी इन्फिल्ट्रेशन है मुसाद और CIA की, वो भी बड़ी डीप रूटेड है यहाँ पे ईरान के फखर आई एग्री। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतना ज़्यादा मल्टीपल अटैक आपके ऊपर हो रहा होगा तो कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, ये बड़ी सिंपल सी बात है। आई एग्री विद यू। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ ना कि हमें नज़र आता है कि इसराइल और अमेरिका ही ईरान में इंटेलिजेंस भेज रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि पूरे गल्फ़ के ममालिक, वो भी तो, उनका भी तो इंटरेस्ट है, उनकी भी इंटेलिजेंस होगी। पूरा यूरोप जो कि इसराइल को समझता है कि इससे प्रॉब्लम फॉर देम, वो भी वहाँ पर भेज रहा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जब इतना मल्टीपल आपके ऊपर अटैक हो रहा हो और अभी इतला नहीं आ रही, हाँ बिल्कुल, अब जो है ना, अब इसका मतलब है कि उन्होंने काउंटर किया है उसको। और मैंने आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा कि ईरान ने क्या किया कि जितनी भी फॉरेन ऐप्स हैं वो बंद कर दिए अपने मुल्क में। वहाँ पर अब जो बात होती है, एक इन्होंने अपनी ऐप बनाई हुई है, उसका नाम है अबाबील। उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है। तो खैर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। फ़खर, आपको पता है मोहसिन नकवी जो है वो चले गए हैं, फिर दोबारा चले गए। बिल्कुल दोबारा, क्या वजह है शाह जी? तकरीबन 30 घंटों के बाद। और कल ही हमने इस पे वो किया था कि वो मिशन क्या आने की बजाय जो है वो क्वेटा में रुक गए क्योंकि वो फ़खर आपको खबर देते हैं, बताएं ना। फ़खर ये है कि दरअसल हम ये, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, आप भी सोचते होंगे, ये क्या है जी, ड्राफ्ट उधर चला गया, ड्राफ्ट इधर आ गया, उन्होंने अमेंडमेंट कर दी। देखिए ये कंप्रीहेंसिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर, फ्रेमवर्क ऑफ टॉक्स के ऊपर तय हो रहा है, कंप्रीहेंसिव, जामिया। उसमें सारे जो तमाम इश्यूज हैं, उसमें सैंक्शंस भी हैं, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल भी है, उसमें न्यूक्लियर प्रॉक्सीज भी हैं का इशू भी है, उसमें हिजबुल्लाह और हमास जो कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की एक कंसर्न है और इजराइल का भी कंसर्न है, वो चीज़ें भी हैं। एक जामिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम हो रहा है। और ये मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, ये मालूमात आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जब फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों अतराफ तय कर लेंगे तो 30 दिन का वक्फा आएगा जिसमें मुकम्मल सीज फायर हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल, ब्लॉकेड ख़त्म, चीज़ें ख़त्म। आपको पता है ना, अमरीकी सेनेट में भी एक करारदाद मंजूर हुई है कि फ़ौज निकालें और ब्लॉकेड ख़त्म करें। अमरीकी सेनेट में भी करारदाद मंजूर हुई है। तो जब ये पूरा फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय हो जाएगा तो फिर 30 दिन का आएगा वक्फा। आगे पीछे हो सकता है, दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन या इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा। और अनाउंसमेंट कहाँ पर होगा? इस्लामाबाद में अनाउंसमेंट होगा। और अगर इस्लामाबाद में ना हुआ, जेनेवा में हुआ या कतर में हुआ, तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन में या पाकिस्तान एम्बेसी में होगा। ये है अंदर की खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा शाह जी, ये जो आप बात करें ना एक जामे और कम्प्रीहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, इस पे काफ़ी सारे जो है वो आप जो जिस तरह बात करें मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। जो लेटेस्ट हुआ ना अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के ज़रिए ड्राफ्ट शेयर किया गया, और ये जो ड्राफ्ट पाकिस्तान ने भेजा उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम थी, और उन 2 चीज़ों की वजह से सदर ट्रंप ने, वो आपको पता है ना कि अभी ये दोबारा अटैक करना था, जिस पे फिर उन्होंने वो ट्रुथ सोशल पे कहा कि मैंने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, इस मतलब उन्होंने सऊदी अरब, कतर और यूएई का वो क्या उनके हुक्मरानों की वजह से मैं ये नहीं कर रहा, पाकिस्तान का इस बार पाकिस्तान का उन्होंने नहीं किया। हालांकि जो मेन रोल था इसमें भी वो पाकिस्तान ने अदा किया, वो ये था कि ईरान की तरफ से 3 चीज़ें भेजी गई हैं इस मरतबा, इस जो ड्राफ्ट था उसमें। पहला जो इसमें ईरान की तरफ से जो इस मरतबा थोड़ा सा पॉजिटिव था, जिसकी वजह से सदर ट्रंप ने रीथिंक किया कि अभी भी जो गिव डिप्लोमेसी आ चांस जो है वो उसके हवाले से ईरान की तरफ से ये कहा गया कि वो कुछ हद तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियर के हवाले से ना पहले भी थोड़ी बहुत कोई इस तरह की बातचीत चल रही थी लचक दिखाने के लिए, कभी वो मान जाते थे, कभी वो बिल्कुल फिर पीछे चले जाते थे। इस मरतबा उसमें नई चीज़ ये थी कि हमारे जो IRGC के कमांडर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो ये ट्रंप के लिए, जो क्योंकि ट्रंप ने जो शर्त रखी थी कि हमें ये गारंटी दें कि न्यूक्लियर के प्रोग्राम के हवाले से आपके जो IRGC के कमांडर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि मुस्बत जो है वो पेशरफ्त हो रही है, चाहे वो स्लो पेस में है लेकिन हो रही है। तो ये एक नई चीज़ थी ट्रंप के लिए कि IRGC के जो कमांडर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। दूसरा, ईरान की तरफ से मुतालबा किया गया कि आप जो सैंक्शंस जो रिमूवल है उसके प्रोसेस को स्पीड अप करें। अब उस पे जो है वो ट्रंप ने पाकिस्तान के ज़रिए फिर वो जवाब दे दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, कि जब तक आप न्यूक्लियर के हवाले से बात नहीं होगी, हमारा जो सैंक्शंस वाला मामला है वो एज़ इट इज़ ऐसे ही चलेगा जब तक न्यूक्लियर के ऊपर आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता। अब जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट इसमें एक पेशरफ्त हुई जो पस पर्दा, जिसकी वजह से ट्रंप ने ये ट्रुथ सोशल पे वो इन तीनों हुक्मरानों का लिखा है, हुआ ये कि जब ये पाकिस्तान ने मैसेज उसको भेजा कि न्यूक्लियर के लिए ईरान थोड़ी सी लचक दिखाने के लिए तैयार है और IRGC के जो कमांडर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, तो उस पर उन्होंने 4 लोगों से टेलीफोनिक रब्ता किया। नेतन्याहू से किया, मोहम्मद बिन ज़ैद जो UAE के हुक्मरान हैं उनसे किया, मोहम्मद बिन सलमान से किया, और जो कतर के अमीर हैं उनसे किया। उस पे ये सदर ट्रंप ने उनको बताया लेटेस्ट जो सिचुएशन है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर के हवाले से बातचीत के लिए कुछ हद तक लचक दिखा रहा है, तो क्या मुझे ये रोकना चाहिए अभी जो है या नहीं रोकना चाहिए। वैसे ट्रंप जो है ये करता अपनी ही है, लेकिन फिर भी वो डिस्कस जो है वो इस हवाले से, तो उस पर जो एक इसराइली अखबार है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू और UAE वो एक साइड पे थे और कतर और सऊदी अरब दूसरी साइड पे थे। नेतन्याहू ने उनको कहा कि ईरान असल में टाइम बाय कर रहा है, अपनी जो पोजीशन है और अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है मज़ीद इनका वेट करने का या मुज़ाकरात का, इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। और यही जो बात है वो मोहम्मद बिन ज़ैद ने बताई, जो ट्रंप को बताई है। जबकि दूसरी तरफ जो मोहम्मद बिन सलमान और जो कतर के अमीर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर अटैक हुआ तो इस मरतबा जो जंग है ना वो रीजनल वॉर में शुरू हो जाएगी, और ये जो गल्फ़ ममालिक हैं ईरान का सबसे बड़ा निशाना होगा। क्योंकि 3-4 दिन पहले जो एक मिसाल या एक जो एग्ज़ाम्पल सामने आई है ना, वो UAE का जो अलबरका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर जो ड्रोन स्ट्राइक किया गया था, उससे दरअसल ये मैसेज दिया गया है। वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अलबरका का, वो दरअसल डीसालिनेशन जो प्लांट्स हैं UAE के, वो उनको पावर सप्लाई करता है, बिजली की जो फरामी है वो जो डीसालिनेशन प्लांट्स को दी जाती है। तो इससे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये पैगाम गया है कि नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो आपके डीसालिनेशन प्लांट्स होंगे। अब डीसालिनेशन जो प्लांट्स हैं वो उनकी अहमियत का वो लोग जो गल्फ़ में रहते हैं उनको ज़्यादा इल्म है, कि क्योंकि ये सारे समंदरी जो एरिया के करीब रहते हैं वहाँ पे पानी इन तमाम गल्फ़ ममालिक में खारा है, तो वो सारा जो है वो पीने के काबिल पानी और इस्तेमाल के काबिल जो पानी है वो इन डीसालिनेशन प्लांट्स के ज़रिए ही वो सारा किया जाता है। अगर ये तबाह हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये गल्फ़ जो है वो सहरा में
जल जाएंगे वो सारे, ये तमाम ममालिक हैं। तो उनकी जो सर्वाइवल है और उनकी ये जो टोटल वो एक डिपेंडेंस है वो इन डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर है। तो ये सऊदी अरब और कतर ने ये याद दहानी कराई कि अगर ये जंग बढ़ी तो इसका मतलब है कि फिर ये डूम्सडे होगा इन तमाम ममालिक के लिए। इसलिए हमें जो है वो डिप्लोमेसी को फिर एक चांस देना चाहिए और कोई अटैक नहीं करना चाहिए, जबकि इसराइल और वो दूसरी साइड पे थे। अब ये दोबारा से जो इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि सदर ट्रंप की तरफ से दोबारा पैगाम भेजा गया और यही वजह है कि ये शायद मोहसिन नकवी साहब दोबारा कोई अमरीकी जो पैगाम है वो लेकर हो सकता है कि वो वहाँ पे नहीं बिल्कुल ठीक है। मैंने फ़ख्र आपको याद हो कि मेरा ये ख्याल है कि ईरान ने इस बात पे लचक दिखाई है, हम बात इस पे की हुई है हमने, कि ईरान डाइल्यूट कुछ हिस्सा करने को तैयार है जो 400 किलोग्राम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है, और ईरान वो यूरेनियम गारंटी के तौर पे चाइना को देने के लिए भी तैयार है। तो खैर ये आगे चलता रहेगा, लेकिन इस सारे मामले में मोहसिन नकवी साहब अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आपको पता है मोहसिन नकवी जब आए हैं कल सुबह पहुँचे थे अलग सुबह, और वो कोयटा पहुँचे थे मेरी इतलात के मुताबिक। ईरान से निकले, तेहरान से निकले और वो मशहद में रुके, इमाम अहमद रज़ा का वहाँ पे श्राइन है, वहाँ पे वो रुके और वहाँ से वो फ्लाई करके कोयटा आ गए। और मेरी इतला के मुताबिक जब कोयटा में कल प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल वहाँ पर मौजूद थे आसिम मुनीर, वहाँ पर ही उनकी मीटिंग हुई और फिर ये यहाँ पर आए और यहाँ से दोबारा चले गए। बहुत अच्छा है, अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ये टीम है पूरी, नो डाउट अबाउट इट, मैं इसको किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा उनका बड़ा अहम रोल है। ये इकट्ठे जाते तो ज़्यादा अच्छा मैसेज आता। अच्छा, वैसे इस पे ना मेरी आज मैंने एक दो लोगों से बात की कि क्योंकि कल या परसों भी हमने इसी पे डिस्कस किया था कि उनको जाना चाहिए था, मोहसिन नकवी को नहीं। मैं नहीं कहता हूँ मोहसिन नकवी को नहीं जाए, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये ज़्यादा अच्छा मैसेज आता कि हमारा नायब वज़ीर आज़म भी है और मोहसिन नकवी भी है, ठीक है, एक ड्यूटी है जो जिसने दी वो कर रहे हैं, लेकिन इस नायब वज़ीर आज़म को या जो जिसके पास वज़ारत ख़ारजा का कलमदान है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना। और मज़े की आपको एक और बात बताऊं, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको पता है मुदस्सर टीपू तो आ गए हुए हैं पाकिस्तान में, जो हमारे सफ़ीर थे। आज जो हमारे नए सफ़ीर हैं इमरान सिद्दीकी, वो भी तेहरान को टच कर रहे हैं। अच्छा शाह जी, ये जो बात यानी कि वो इस्लामाबाद से तेहरान जा रहे हैं। शाह जी, ये जो आप बात कर रहे थे ना मोहसिन नकवी क्यों, इसहाक़ डार क्यों नहीं, मैंने इस हवाले से एक दो कुछ सोर्सेज से बात की। देखें, हुआ ये कि पाकिस्तान ने शुरू में जो इंगेजमेंट्स थी ना वो हाई लेवल पे की, मतलब फील्ड मार्शल भी गए, वो बाकी जो हैं वो चीज़ें। तो उसके बाद ये एक फ़ैसला किया गया पाकिस्तान की टॉप लेवल पे कि हम इसको जो है ना वो ये जो पस पर्दा ये सारा कुछ चल रहा है, ये जो एक शटल डिप्लोमेसी हो रही है उसमें, क्योंकि इसहाक़ डार साहब के पास सिर्फ वज़ारत ख़ारजा नहीं है, उनके पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। तो फ़ैसला ये किया गया कि ये मुज़ाकरात जो है वो टाइम टेकिंग एक प्रोसेस लग रहा है, तो हम एक जो है इसके बजाय इसके कि हाईएस्ट लेवल से अपने जो है वो लोगों को भेजें, उसको थोड़ा सा लो प्रोफाइल पे और जो लोवेस्ट लेवल से जो है ना, मतलब तो वो मोहसिन नकवी उसके लिए बेस्ट चॉइस थे, इस वजह से वो किया गया है। वरना मतलब ये उसका वो जो एक पहले शुरू में इन्होंने जो किया था वो हाई लेवल के ऊपर ही इंगेजमेंट्स की गई। वैसे मैं आखिरी बात बताऊँ, बात लंबी हो जाएगी। हमारे सिस्टम में मोहसिन नकवी साहब को ज़्यादा कबूलियत है, वो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तो देखें दुनिया के लिए जो है ना, मतलब ये इस तरह के जो डेजिग्नेशंस जो है ना वो बड़ा मैटर करते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बार बार भेजे पैगाम रसानी के लिए, उससे ज़्यादा जो है ये जो एक बेहतर और प्लाजिबल जो ऑप्शन है ना वो एक मिनिस्टर लेवल के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर चला जाए, वो इंटरनली इसका जो है वो कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में है वो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है ना वो करना पड़ता है। चलिए खैर, एक अच्छा काम है जी, मैं ओवरऑल बात ये एक अच्छा काम है, कोई भी करे, लेकिन मैंने एक पॉइंट ज़ाहिर किया, पूरी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान में सिस्टम कौन चला रहा है और किसको कैबिनेट में भी अहमियत है, क्योंकि उसके पीछे कोई ख़ास पावर्स हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल भी फ़ख्र यही है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।